बात हो रही है नारीवाद और छद्म नारीवाद के बीच भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण कैसे संभव है, और दूसरा एजेंडा है बाजारवाद की चुनौतियों के बीच शिक्षण संस्थाएं और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। हमारे मंच पे विराजमान जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो सब मेरे ख्याल से चार तो नारियां भी हैं और सभी लोग शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और कानून से भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब के साथ में हम हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। और इसके साथ में यदि इन दोनों टॉपिक पर मैं बात करता हूं तो इस सभागार में मौजूद मैं दो और महिलाओं को बुलाना चाहूंगा इस डिबेट सेशन का पार्ट बनने के लिए। अनु सिन्हा जी हैं, कथक डांसर हैं, कृपया आए अनु सिन्हा जी। और दूसरे हमारे एक स्पेशल मेहमान हैं हमारे साथ में आज, स्पेशली वो फैजाबाद से चल के आई हैं, शिल्पी चौधरी जी, कृपया आए। हमारे देश में कहावत है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, मतलब जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता लोग रहते हैं, जिसे बोला जाता है फेमिनिज्म, नारीवाद। यदि हम हमारे देश की बात करते हैं, सभ्यता और संस्कृति के रिलेशन में बात करते हैं, तो सभ्यता और संस्कृति के रिलेशन में हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नारी महिला का स्थान सबसे सर्वोच्च है। माता सरस्वती विद्या की देवी है, माता लक्ष्मी धन की देवी है, माता दुर्गा हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जब हमारे धर्म में महिलाओं को इतना उच्च स्थान दिया गया है, उच्च स्थान देने के बावजूद भी उनके संरक्षण की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें फेमिनिज्म की बात क्यों करनी पड़ती है? हमें क्यों महिलाओं के लिए स्पेशल राइट्स की बात करनी पड़ती है कि महिलाओं के लिए मेट्रो में अलग डब्बा बने, महिलाओं के लिए ट्रेन में सीट अलग हो, कहीं भी जाए तो महिलाओं के लिए आदर सूचक सम्मान होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बस में ट्रेन में है तो उन्हें उठ के पहले जगह दे देनी चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति है। लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन क्यों? आधी आबादी महिलाओं को आधी आबादी बोला जाता है, तो जब वो आधी आबादी हैं, हमारे हिंदू धर्म में उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, शरीर का आधा हिस्सा, तो जब वो 50-50 की पार्टनर हैं तो उन्हें स्पेशल प्रिविलेज क्यों? हमारे साथ में है पंकज मित्तल जी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं यूजीसी में, वो बताएंगी महिलाओं को इतनी प्रिविलेज क्यों, उन्हें 50-50 का पार्टनर जब वो हैं तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? धन्यवाद। देखिए, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है। मैं ये कहती हूं कि आने वाले समय में आदमियों को ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, महिलाएं तो अपना हक खुद ही ले लेंगी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं इससे पहले एक यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थी, और वो एक ग्रामीण परिवेश की यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, सोनीपत में, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। वहां पे हमने एक बार एक यूथ पार्लियामेंट किया, और यूथ पार्लियामेंट में बहुत सारे जैसे बिल्स रखते हैं मेन पार्लियामेंट में, ऐसे यूथ पार्लियामेंट जो वहां था उसका बिल रखा। उसमें एक बिल ये था कि क्या महिलाओं को आरक्षण दिया जाए जॉब्स में, नौकरी में, और एडमिशन के लिए आरक्षण की जरूरत है। एक मत से उन ग्रामीण क्षेत्र की सब लड़कियों ने कहा कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, आरक्षण की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप देखते भी होंगे कि जितनी भी कॉन्वोकेशंस होती हैं, जितनी भी गोल्ड मेडल होते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी प्राइजेस होते हैं, हमेशा लड़कियां। आप 12th के रिजल्ट्स देखिए, हमेशा लड़कियों का औसत बेहतर होता है। हर जगह महिलाएं आगे जा रही है। सिर्फ एक चीज है जो उनको रोकती है, वो है उनका खुद का एटीट्यूड। उनको लगता है कि शायद हम उतने काबिल नहीं हैं, पर जिस दिन महिलाओं ने ये ठान लिया और ये सोच लिया कि हाँ हम काबिल हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी महिला पीछे रहेगी और किसी भी महिला को आरक्षण की जरूरत रहेगी। रेखा अग्रवाल जी, आप क्या सहमत हैं इनकी बातों से? मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, और खुद एक नारी हूं तो बिल्कुल सहमत वैसे भी मैं होंगी इन बातों से। और साथ साथ मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ पे आपने कहा कि कोई भी तरह की हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है या कोई स्पेशल नीड्स की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम अपने अंदर ही बिल्कुल पूर्ण रूप से किसी भी मर्द से कम नहीं है, शायद 2 कदम ज्यादा ही हैं। परंतु सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है जो इस देश के अंदर हम देखते हैं कि वो है हमारी सोच की। जब तक सोच नहीं बदलती है इंसान की, और भले वो पुरुष हो या महिला है, तो ना तो पुरुष आगे बढ़ सकते और ना ही महिलाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो महिला के बिना
इनकम्प्लीट है और इसी तरह से महिला भी जो है वो पुरुष के बिना कंप्लीट नहीं है। दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, दोनों को साथ साथ चलना पड़ रहा है। परंतु हमारे देश के अंदर जहां पर एक बार हम एक तरफ तो देखते हैं कि बहुत बड़ी वीरांगनाएं हुए हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, रजिया सुल्तान की बात करते हैं, परंतु साथ साथ ऐसा भी एक माइंडसेट है जिसको कहते हैं अबला नारी तेरी क्या कहानी, आंचल में है दूध का हना आंखों में पानी। तो जब तक हम महिला को सिर्फ एक वो ही स्टेटस देते हैं या महिला को एक अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपनी मां, अपनी बहन से ज्यादा कोई उसको और कोई रूप में देख ही नहीं सकते हैं और उसका एक शोषण करने का एक जरिया बन जाता है जब तक वो उन चारों कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं करती। तो इसलिए जहां तक महिलाओं को अगर हम एक स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे और एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होने के हैसियत से मैं अपने तजुर्बे के साथ ये कहती हूं कि भले महिलाओं को रिजर्वेशन की या कोई भी स्पेशल आरक्षण की जरूरत नहीं है, परंतु जो एक प्रैक्टिकल बात हम देखते हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूं, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ एक जो रियलिटी जो मैं देखती हूं उस रियलिटी के अंदर मैं देखती हूं कि महिलाओं का शोषण। एक मिनट में कंप्लीट करने दीजिए। जो हमारा भारत का संविधान है, सबसे पहले तो भारत का संविधान है वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। आर्टिकल 14 के अंदर हम बात करते हैं कि सब पुरुष और महिलाओं के अंदर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। परंतु होता है, भेदभाव होता है, ये एक हकीकत है। उस हकीकत को मिटाने के लिए आर्टिकल 15 बना है, जो ये हमारे संविधान में प्रोविजन है कि महिलाओं और बच्चों के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ स्पेशल नीड्स के कुछ आरक्षण की जरूरत होगी। जब वो एक आइडियल स्टेट आ जाएगी कि जब वो बराबर का हिस्सा ले लेते हैं, तो उस समय हम महिलाएं खुद कहेंगी कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, मुझे मेट्रो के अंदर एक स्पेशल डब्बा नहीं चाहिए, मेरे को पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्पेशल कानून नहीं चाहिए। पर वो एक आइडियल सिचुएशन जिसको हम कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी, वो राम राज्य जो रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला राम राज्य था, वो नहीं है अभी। तो जब तक वो उसको अचीव नहीं कर लेते, हमको इन स्पेशल नीड्स की कुछ हद तक जरूरत होगी और उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है एजुकेशन की। जब तक अज्ञानता से हम अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं जाते हैं और जब तक महिलाएं आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होती, तब तक उनको रिजर्वेशन की कुछ स्पेशल की जरूरत होगी, तभी तब जाके ये जो सभ्यता की जब हम बात करते हैं उसका संरक्षण हो पाएगा। और एक साथ साथ एक बात और पूछना चाहती हूं, जब भी हम भारतीय सभ्यता की और कल्चर की और धर्म की बात करते हैं संरक्षण की, तो उसमें सिर्फ ये अपेक्षा महिलाओं से क्यों करी जाती है, पुरुषों से क्यों नहीं करी जाती है? भंडारी साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट के काफी अच्छे लॉयर हैं, तो यदि मैं बात करूं महिलाओं की स्थिति के बारे में, आपका भी यही मानना है कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दो तरह से होता है मेरे ख्याल से। एजुकेशन में विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट आप कोई भी साल का 12वीं का रिजल्ट देख लीजिए, मेरे ख्याल से टॉप 10 में 7-8 महिलाएं ही होती हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी हो। आजकल हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो चुके हैं, तो सारा काम ज्ञान से हो रहा है। अब कोई जो बल था वो मानसिक बल से काम हो रहा है, और उसमें जो आपका 12वीं का रिजल्ट है या कॉलेज का रिजल्ट है, आप किसी में भी देखिए तो महिलाएं टॉप कर रही हैं। उनको कोई, इनफैक्ट आप जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आप जो वो अपनी मेहनत से वैसे ही 10 में से 8 वो आ रही हैं, आप उनको उनकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं इसमें मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो आज हमारे स्कूल्स में है उसमें मेरे ख्याल से अधिकतर जो टॉप का रिजल्ट है वो महिलाओं का ही आ रहा है। दूसरा आता है जॉब के अंदर। जॉब के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, इनफैक्ट मैं लॉ से हूं, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स आजकल बोलती हैं कि हमें प्रेफर करते हैं फीमेल लॉयर हमारी लॉ फर्म में आए, बिकॉज वो जनरली ज्यादा कंसिस्टेंट होती हैं और ज्यादा काम करती हैं। तो वैसे भी अपनी परिश्रम से, अपनी एबिलिटी से, अपने टैलेंट से महिलाओं ने अपना स्थान वैसे ही प्राप्त कर लिया है। जहां पे नहीं है वहां पे अपॉर्चुनिटी देनी है, वो तो गवर्नमेंट का काम है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, और मेरे ख्याल से सारी गवर्नमेंट्स दे रही हैं। जहां पे पॉलिटिक्स की बात आती है, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी जी देख लीजिए, मायावती जी, जयललिता जी, वो अपने आप इतने आगे पहुंचे हैं कि अब पुरुष को भी अगर टिकट चाहिए या जीतना है तो उनसे ही लेना पड़ता है।
बिना उनके पुरुष भी अपनी एमएलए की सीट नहीं जीत सकता इन पार्टीज में। और ये लोग सारी किसी परिवार से नहीं थे, अपने आप बनी है। तो मेरे ख्याल से बिना रिजर्वेशन के भी सब कुछ हो रहा है और शक्ति से प्राप्त करी जा रही हैं। जो ये आधी डिमांड्स हैं रिजर्वेशन की, ये एनजीओ बेस्ड डिमांड्स आती हैं, क्योंकि उनको फॉरेन से फंड्स चाहिए, सोसाइटी को डिवाइड करना है, ये डिमांड करो। करण जी, आपका मतलब है आपने जो 2-3 वुमेन लीडर्स के नाम लिए हैं वो सक्षम है? यदि मैं वुमेन लीडर्स की बात करूं तो प्रियंका गांधी भी बहुत सक्षम है, लेकिन उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता। शायद ये हमारी मानसिकता है कि नहीं, हमारा बेटा ही आगे चलेगा, बेटी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी। मैं इसमें नहीं बोल सकता, उनका क्या निजी फैसला है, कौन आना। चलिए अब हम बात करते हैं, पर हमारे साथ में बिना परिवार के हैं वो आगे आ रही हैं, तो परिवार वाले तो आ ही सकते हैं, पर वो अब हम बात करते हैं। एक वर्ड आता है फेमिनिज्म, एक वर्ड आता है स्यूडो फेमिनिज्म। बरखा त्रियान, स्यूडो फेमिनिज्म क्या है? सूडो फेमिनिज्म जो एक शब्द है, इसका मतलब है कि ये फेमिनिस्ट जो चाहते हैं वो कहते हैं कि हम इक्वालिटी चाहते हैं, और ये जो फेक फेमिनिज्म है ये हमारे देश को पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी के नाम पे इनको स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए। इन्हें अपने किसी भी कर्तव्य का पालन करते वक्त बहुत दुख होता है, और जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते, तब ये इसका सहारा लेते हैं इक्वालिटी का, और इक्वालिटी के लिए लॉज के लिए डिमांड करते हैं, मेट्रो में और डब्बों की डिमांड करते हैं, रेलगाड़ियों में आरक्षण मांगते हैं, स्टूडेंट्स जो है फीमेल वो और भी कई तरीके के आरक्षण मांगते हैं। जबकि हमारे देश में 49 लॉज ऑलरेडी हैं विमेन के लिए, और डिमांड हो रही है, और लॉज बनाने की बात चल रही है, मराइटल लॉ जैसा एक लॉ और बनाने की डिमांड आई है। फेमिनिस्ट प्रेशर इतना ज्यादा है, और लॉज हमारे को क्यों चाहिए? जब हम बराबर हैं, जब पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, तो हमें जनरल न्यूट्रल लॉज लाने में हमारे पॉलिटिशियंस को, लॉ मेकर्स को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं होना चाहिए इस देश में? मेरा ये सवाल है आप सबसे। क्या पुरुष मैं अब उर्वशी मक्कड़ जी से पूछूंगा। आप एक कॉलेज रन कर रही हैं, उसकी हेड हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एजुकेशन में? आपकी कॉलेज के हिसाब से कितनी गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं कंपेयर टू बॉयज? देखिए, जिस कॉलेज को मैं लीड कर रही हूं आज की डेट में, उसमें जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है उनमें जितनी सक्षमता है आज की डेट में, उतने सक्षम हमारे बॉय स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं यहां गर्व से कहना चाहूंगी कि अर्बन परिवेश में अगर हम बात करें, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की कैपेबिलिटीज को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, परंतु वो एक साइड है कॉइन की। अगर हम धरातल की बात करें अपने भारत में, अगर महिला सशक्तिकरण की जरूरत ना होती तो क्या मोदी गवर्नमेंट को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान लॉन्च करना पड़ता? हम लोग भावनाओं में आकर जरूर नारेबाजी कर सकते हैं कि महिला सशक्त है, सक्षम है, सब कुछ करने के योग्य है, पर अगर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएं, तो हमारा सिर शर्म से झुक सकता है कि हम पूरे इस ग्लोबलाइजेशन की इरा में आज ऐसे भारत में हम लोग बैठे हैं जो एक इतनी बड़ी सुपर पावर बनने की सक्षमता रखता है, वहां भी महिलाओं का जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं इन डिफरेंट स्फीयर्स, उनका कंट्रीब्यूशन एक शर्मनाक स्टेज पर है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये पॉइंट एक पूरा करना चाहूंगी नवनीत जी। मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हूं। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो जरूर ये फैक्ट है कि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टॉप 10 में 7 लड़कियां आ रही हैं। पर अगर हम आए कि हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज हाईएस्ट इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, में डेवलप्ड कंट्रीज की तो यहां बात ही नहीं कर रही हूं। और इस समय हमारे कंट्री में सिर्फ 80 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 19 लाख लड़कियां हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हायर एजुकेशन में 2 लाख एनरोलमेंट थे, लड़के और लड़कियां मिलाकर,
परंतु आज की डेट में 80 लाख एनरोलमेंट है, जो अच्छा नंबर है, पर अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो सिर्फ 6% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हायर एजुकेशन में जा रही है, जिसमें फर्दर सिर्फ 19 लाख लड़कियां हैं। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये आंकड़े की बात होगी। अनु सिन्हा जी, क्या पढ़ने लिखने से? मैं एक आंकड़ा शेयर करना चाहूंगी। मेरे को ये नहीं समझ आता, जब विमेन एम्पावर्ड हैं, जब वो सारी सक्षम हैं, तो फिर और प्रायोरिटीज क्यों दे रहे हैं हम उन्हें? और एक और डेटा मैं एनसीआरबी का शेयर करना चाहूंगी। 1 लाख पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स डबल ऑफ विमेन है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में कभी कोई विचार करेगा? जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं वो झूठे मुकदमों के, जो फर्जी मुकदमे होते हैं उनके ऊपर, उसकी वजह से आत्महत्याएं बढ़, परिवार टूट रहे हैं, हमारी संस्कृति गुम हो रही है, हमारी संस्कृति। चलिए मैं आता हूं, एक बार अनु सिन्हा पे आता हूं, फिर मैं एक बार आता हूं। अनु सिन्हा जी, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? आप सभी लोग अपनी जगह पे बहुत सही हैं और बहुत अच्छा कह रही हैं और बहुत सबका तजुर्बा है, लेकिन बस ये एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा सारी लड़कियां, मैक्सिमम 90%, 100% सबकी पढ़ाई हो, और उनको एक सबसे ज्यादा जरूरत जो है सुरक्षा, आरक्षण नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, बस वो सही रहे तो सुरक्षा मिल जाएगी। सुरक्षा हो तो हम सब इतने सक्षम हैं, हम सब अपने आप को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। तो शिल्पी जी, यदि महिला पढ़ लिख जाती है, सक्षम हो जाती है, बढ़िया पोस्ट पे आ जाती है, तो क्या वो कैपेबल हो जाती है? क्या वो उसको सारी फ्रीडम मिल जाती है? नहीं, जहां आपने बात बहुत इनिशियल से शुरू करती हूं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर ऐसा ही था तो हमारी ये जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, ये पितृसत्तात्मक क्यों है? और पितृसत्तात्मक है इसलिए सेक्स रेशियो कम हो रहा है। आप जो कह रही हैं कि जो झूठे केसेस हैं, तो आप उन झूठे केसेस के पीछे की साइकोलॉजी पर भी बात करिए। कोई महिला आज उन अधिकारों का दुरुपयोग जरूर कर रही होगी, सक्षम। मैं चूंकि एक एनजीओ से हूं, इनर व्हील, हम लोग काम करते हैं, हम लड़कियों को हर साल बहुत एम्पावर करते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद, क्योंकि अवसर नहीं मिलते, जो यहां बात प्राइमरली आई थी कि अवसर दीजिए, सशक्त करने से कुछ नहीं होगा। अवसर जब तक हम नहीं देंगे, हम कोई चेंजेस कहीं नहीं ला सकते। और हमें आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें वाकई में केवल अवसर चाहिए। हम अपने आप में सशक्त हैं और हमारा किसी भी पुरुष से कोई भी किसी भी किस्म का प्रतिद्वंदिता है ही नहीं, न थी न है। अब मैं आता हूं उसी मुद्दे पे आता हूं। कानून की बात यदि हम वकीलों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारे साथ में दो वकील मौजूद हैं यहाँ पे। यदि मैं बात करता हूं वुमेन लॉज की, आप लॉयर हैं, वुमेन लॉज कितना मिसयूज होता है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे ये सवाल पूछा, और स्पेशली आपने पूछा कि कितनी मिसयूज होती हैं। और जितने भी पैनलिस्ट हैं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से कोई भी पैनलिस्ट में से इस बात पे डिसएग्री नहीं करेगा। और आज मेरा करीब 30 साल का तजुर्बा हो गया है वकालत करते हुए, बहुत ही दुख के साथ में और बहुत ही शर्म से मैं अपना सिर झुकाती हूं, और जितने भी यहाँ पे शायद पुरुष हैं उनके सामने भी अपना सिर झुकाती हूं। क्योंकि पहली बात, हम इस डिस्कशन के इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, आज भले हम भारत का डिस्कशन कर रहे हैं, भारत का पूरा, परंतु उसमें 2 डिविजन्स हैं, वो है एक रूरल सेक्टर की और एक अर्बन सेक्टर की। तो पर्टिकुलरली अगर हम अर्बन सेक्टर की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज के अंदर, स्पेशली मैं दिल्ली में जैसे रहती हूँ इतने सालों से, बहुत ज्यादा दिल्ली में और नॉर्दर्न कल्चर के अंदर मैं देख रही हूँ, कानून जो महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए बने थे, चाहे वो आरक्षण की अगर हम नजर से देखें, या रिजर्वेशन की, या एजुकेशन, किसी भी बात के अंदर करें, जो एक महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए ये बेनिफिशियल लॉज बने था, उनका वाकई के अंदर बड़े शहरों के अंदर बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। एक दहेज की आड़ के अंदर जो एक स्थिति थी, और मैं ऐसे नहीं कहती, उसके साथ साथ उसका विपरीत, मैं किसी भी महिला का यहां पर बेइज्जती नहीं करना चाहती, ना यही कहती कि किसी महिला के साथ कभी उत्पीड़न हुआ तो वो गलत थी। देयर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन।
ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है या हेड्स एंड टेल्स होता है, एक उसके बीच का ग्रे एरिया होता है। और जो ग्रे एरिया वाले लोग होते हैं वो ही जो होते हैं कि वो मुसीबत में फंसते हैं, क्योंकि कानून के अंदर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फैसला नहीं हो सकता। और जो बारीकी से हमें जो जजों को उसका तजुर्बे के साथ में वो जो जजमेंट देते हैं वहां पर पहुंचना पड़ता है। परंतु हमारा जो लीगल प्रोसेस इतना लंबा है, एक समय था कि जहां पर महिलाओं का दहेज के कारण बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था। रोज सुनते थे कि कोई बहू है वो सुबह गैस के ऊपर चाय बनाने को गई और चूल्हा जो है वो फट गया। हमेशा बहू गैस पे चाय बनाने जाती थी, कभी सास नहीं जाती थी, या या किसी के ऊपर किसी लड़की के ऊपर तेजाब डाल के या पेट्रोल डाल के उसको जला दिया डालता था। तो एक सेक्शन 498A बना था 1980 के करीब कि जहां पे दहेज उत्पीड़न के लिए महिलाओं को संरक्षण मिले, उनकी प्रोटेक्शन करी जाए। उसका भयंकर मिसयूज हुआ स्पेशली मेट्रो सिटीज के अंदर, जबकि आखिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसके अंदर इंटरवेंशन करना पड़ा कि देखिए हर लड़की जो है वो सही नहीं होती और हर लड़का गलत नहीं होता। हर लड़की जो कंप्लेंट करती है, हर महिला जो कंप्लेंट करती है, उसको कंप्लेंट करते समय यह बात का ध्यान करना चाहिए कि शायद कहीं अगली बार खुद का मेरा बाप, खुद का मेरा भाई कहीं वो कटघरे के अंदर, खुद का कहीं मेरा बेटा कटघरे के अंदर नहीं खड़ा हो किसी भी लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाने के पहले। ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी साथियों को, स्पेशली मेरे फेलो पुरुष साथियों को, हमारी एडवोकेट साहब की बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी कि ये हमारे फेवर की बात कर रही हैं। और यहां पर मैं जो आजकल जो कुछ नए कानून आए हैं, एक माहौल बहुत बदल गया, स्पेशली मेट्रो सिटीज के अंदर, जहां पे लड़कियां, जैसे यहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स का जमाना तक आ गया है, जहां पे बिना शादी करे जिसको बहुत बड़ा हमारे देश की संस्कृति की नजर से देखें तो एक धर्म सूत्र में बंधने की बात होती थी। पर आज नया जमाना आ गया है, कानून तक उसको रिकग्निशन देता है कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी भी कोई चीज होती है जहां पर एक लड़की स्वेच्छा से बिना शादी करे एक पुरुष के साथ रहती है, यहां तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। परंतु वही महिला कल जाके उस लड़के के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाती है, 376 की धारा लगाती है। तो साथ साथ जब हमारे कानून विशेषज्ञ ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस किया कि महिलाएं इस तरह का दुरुपयोग कर रही हैं इन कानूनों का, 498A जो दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून है, धारा 376 निर्भया कांड के बाद में तो जो ये सेक्शन 376 रेप की परिभाषा इतनी बड़ी कर दी गई है कि एक लड़की को देखना भी एक पाप हो गया है, घूरना, पीछा करना, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो मैं ये इसको बढ़ावा नहीं दे रही, मैं ये नहीं कह रही कि किसी लड़की को आपको घूरना चाहिए या किसी लड़की को पीछा करना चाहिए, परंतु पुरुष को जिसको कहते हैं दे हैव टू वॉक ऑन द रेजर्स एज, बहुत ध्यान से अपनी जिंदगी को निकालना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर किस किस तरीके से लड़कियां और लड़के स्वेच्छा से दोस्ती करते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं और बाद में उन्हीं पुरुषों के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में साइबर क्राइम के ऊपर उसके ऊपर केस बन जाता है। आजकल और लेटेस्ट जो आया है सेक्शन 377, जिसको हम कहते हैं, कुछ सेंसिटिव वर्ड्स में यूज कर रही हूं, माफ करिए, परंतु अननेचुरल सेक्स, उस तरह के जो घिनौने अपराध हैं वो लड़कों के ऊपर लगाए जाते हैं। सेक्शन 311 कि जी मार मार के मेरे तो हस्बैंड ने मेरा गर्भपात करवा दिया, जबकि इस तरह के जो कानून है, जिनकी जो धाराएं हैं, जिनकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो मैं एक शर्म से इस बात को एक्नॉलेज करती हूं कि महिलाओं को भी जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं या बराबरी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज के अंदर, जब आप कंधे से कंधे मिलाकर किसी पुरुष के साथ चलते हैं तो अपनी मर्यादा में सिर्फ पुरुषों को नहीं रहना चाहिए, सीताओं को भी रहना चाहिए। पंकज मित्तल जी, मैं आता हूं, इन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए हैं महिलाओं के ऊपर कि वो जानबूझ के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉ का मिसयूज करते हैं। आदमी कहां से सीखता है? आदमी सीखता है अपने घर में, जहां से वो अपने परिवार से सीखता है। दूसरा वो सीखता है शिक्षण संस्थाओं में सीखता है। आप शिक्षाविद हैं, क्या आपको लगता है कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसा क्रैश कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कुछ करने चाहिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि भाई आप अपने लॉ को, आप अपने राइट को पहचानें लेकिन अपने राइट का मिसयूज ना करें? ऐसा कुछ है प्रावधान यूजीसी के अंदर कुछ?
देखिए, इस तरह के प्रावधान तो बहुत सारे हैं, जिसमें कि जैसे लीगल एड सेल्स ही लगते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जहां उनको महिलाओं को बताया जाता है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। जैसा रेखा जी ने बताया कि कुछ महिलाएं उनका दुरुपयोग भी करती हैं, पर मुझे लगता है कि इस तरह की महिलाओं की प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर महिलाएं कानून की मतलब जानकारी से विक्टिम है, और हाँ, ज्यादातर वो विक्टिम है, और कानून की जानकारी के अभाव में उनको बहुत सारी बार शोषण भी होता है और उनको परेशानी भी होती है। पर महिलाओं के अलावा, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है बाजारवाद के बारे में भी है, शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी है, तो हम ये कहना एक दो तीन बातें बोलना चाहती हूँ बाजारवाद के बारे में। जो शिक्षा में बाजारवाद की बात हो रही है कि शिक्षा तो इस समय बाजार बन ही गया है। अगर हम करिकुलम की बात करें तो कौन तय करता है करिकुलम? बाजार तय करता है। कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, सब बाजार तय करता है। किस भाषा में पढ़ाया जाएगा ये भी बाजार तय करता है। क्योंकि जब हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाए थे कि हाँ भाषा, भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए, पर नहीं, कि लोगों ने उसमें फॉरेन लैंग्वेजेस डाल दी और अब इंग्लिश को इतनी ज्यादा महत्ता दी जाती है कि हिंदी बिल्कुल पीछे होती जा रही है। यहां तक कि अगर जैसे हम प्रीतम जी की 2 पंक्तियां बोलूं, कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो भी मुझसे सहमत होंगे कि हम कहते हैं कि तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में, हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में। तो हम हस्ताक्षर भी विदेशी भाषा में करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि 90% लोग हस्ताक्षर भी विदेशी भाषा में करते होंगे। और हम सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। हमने अपनी सभ्यता भी छोड़ दी, संस्कृति भी छोड़ दी, परंपरा भी छोड़ दी, अपनी भाषा भी छोड़ दी। अगर हम उस सबको वापिस लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो कि हम उसको वापिस लेके आए। इन सब का जिम्मेदार कौन है? बाजार जिम्मेदार है, शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार है, या सरकार जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। इसमें कोई एक किसी के लिए नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं। और जब संस्कृति की देखिए, जब संस्कृति की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक उसको भी बहुत ही सिंपल भाषा में बताना चाहूंगी कि जब हम ये कहते हैं ना कि मैं कमाऊं और मैं ही खाऊं, तो ये है प्रकृति। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, मैं कमाऊं और मैं खाऊं। अगर मैं कमाऊं और दूसरा खाए तो ये है संस्कृति। तो हमारे को संस्कृति अपनी अच्छी रखनी है कि हमारे को कोऑपरेशन में बंटना है, ना कि कंपटीशन में। इस भंडारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कानून, कोई भी कानून किस लिए बनता है? कानून इसलिए बनता है कि विक्टिम की प्रोटेक्शन की जाए। अनफॉर्चुनेटली आजकल मेट्रो एरिया में क्या हो रहा है, ये कानून विक्टिम की प्रोटेक्शन की जगह कुछ लोगों ने एक हथियार बना लिया है जिससे वो किसी को ब्लैकमेल कर पाएं, अपनी प्रॉपर्टी ले पाएं, पैसे ले पाएं। मैं आपको अभी एक केस का उदाहरण देता हूं जो मैंने अभी किया है। 2 साल से लड़का लड़की का आपस में सहमति से रिश्ता चल रहा था। दोनों शादी करना नहीं चाह रहे थे, लड़के की भी नौकरी नहीं लगी हुई थी। लड़के को 3-4 साल नौकरी से बाहर रहने के बाद एकदम से नौकरी मिल गई पायलट की। अब वो नौकरी या तो मिलती नहीं है या मिलती है तो उसमें सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, 4 लाख 5 लाख रुपए तक की हो जाती है। 2 साल से दोनों शादी नहीं चाह रहे थे। उसकी नौकरी मिलते ही लड़की ने बोला शादी करो। उसने बोला सोचता हूं, देखता हूं। अभी ये बात चल रही थी, इतनी देर में थाने में जाके 376 रेप का उस पर केस डल जाता है। केस डलने के बाद वो लड़का घबराया हुआ अपने घर में किसी को नहीं बोलता, अपने घर में नहीं बोलता, अपने आप ही कोई वकील का जुगाड़ करता है। सेशंस कोर्ट से उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो जाती है। जब वो रिजेक्ट होती है तो वो लड़की के साथ एग्रीमेंट भी साइन कर लेता है, मैं शादी करूंगा। इस स्टेज पे वो मेरे पास आया, पेपर पे मैंने साइन किया हुआ है कि 10 महीने में मेरी जब ट्रेनिंग खत्म होगी मैं शादी कर लूंगा। 2 साल से अफेयर चल रहा है, कुछ नहीं। लड़की ने कंप्लेंट क्या करी कि मेरा जबरदस्ती मुझे ये झांसे दे के ये करके बलात्कार किया। अच्छा, वो एक ऐसा कपल है जो अब्रॉड भी घूम चुका था खुद अपनी सहमति से। जब मेरे पास केस आया तो मैंने कहा तुम पहले क्यों नहीं आए? लड़का होके बोलता है मेरे खानदान में, समाज में मेरे पे एलिगेशन ऐसी लग गई है कि आधी दुनिया तो हंसेगी, आधे रिश्तेदार बोलेंगे ये तो बचपन से ही ऐसा था, 2 बोलेंगे इसने तो पक्का ही किया होगा। बोलता है मैं उसके साथ अब्रॉड गया, फोटो में भेजी, पूरा रिलेशनशिप था। अंत में हाईकोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी। 3-4 महीने लटका के हमने बहस की, हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, रिकॉर्ड दिखाए, पर इस 6 महीने में उस बेचारे को फ्लाइंग से सस्पेंड कर दिया गया। अगर उसकी नौकरी जाती, ये ऐसी नौकरी है जो उसको शायद वापस मिल भी ना पाती, उसकी उम्र निकल जाती।
तो जो ये विक्टिम प्रोटेक्शन लॉज थे, बहुत जगह पे मेट्रोज में स्पेशली इनको लोग असॉल्ट के लॉज बना के बैठ चुके हैं, जो बिल्कुल ही गलत है और कतई नहीं होना चाहिए। आप अगर लॉस को इस तरह मिसयूज करेंगे, चलिए अभी से एक बात बताऊंगा। निर्भया केस में मैं इन्वॉल्व था। जो निर्भया केस में जुवेनाइल था, जिसने सबसे बुरा बलात्कार किया था, उसके अगेंस्ट हम कोर्ट गए थे कि ऐसा बलात्कार करने वाले को जुवेनाइल नहीं माना जाना चाहिए, उसको अडल्ट वाली पनिशमेंट देनी चाहिए। वो 18 साल से एज पर रिकॉर्ड्स 2-3 महीने यंग था। मैंने कहा कोई व्यक्ति जो ऐसे घिनौनी हरकतें कर रहा है वो जुवेनाइल नहीं है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लड़े कि उसको अडल्ट करार दिया जाए, औरतों की इज्जत की रक्षा की जाए। हम सब वो चाहते हैं, पर कानून ऐसा नहीं बना सकते आप कि ऑपोजिट साइड पे औरतें उसका इस तरह मिसयूज कर पाए। आपको बैलेंस करना है और दोनों को राइट्स देने हैं कानून में, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। चलिए अभी सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं। ऑडियंस में से कोई भी एक आदमी 1 by 1 आए और यदि इस मुद्दे पे अपना सवाल पूछना चाहे, जो हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म एंड स्यूडो फेमिनिज्म। कमल जी, आज सोनाली मिश्रा जी आइए। मैं अभी बारी बारी से सभी लोगों को मौका दूंगा, सभी लोगों को तो खैर नहीं, समय की शॉर्टेज है, मेरे पास में मात्र 10-12 मिनट और हैं। सभी को नमस्कार, मंच पर बैठे सभी को। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग के बीच में चर्चा हो रही, आप लोगों ने एकदम से इसको नारी विरोधी चर्चा बना दिया है ना। अगर फेमिनिज्म है, अगर मान लीजिए 100 आप लोगों ने सबने बोला इतना जो है मिसयूज हो रहा है, अगर हम यूज और मिसयूज की बात करेंगे तो आप बताइए, तो अब हम ऐसे कैसे औरतों के अधिकार के लिए लड़ेंगे? आपने बात नहीं, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि इस तरीके नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि इस तरीके से एकदम से, मतलब जिस तरीके से आपने बोला कि आरक्षण एकदम से पूरा महिला विरोधी बना दिया। नहीं, मैं बस ये कहनी हूँ कि चर्चा नहीं, टू द पॉइंट ये है कि इस चर्चा को महिला विरोधी क्यों बनाया जा रहा है। बस मेरा एक बहुत सरल सा सवाल है। मैं अभी दूसरा सवाल और लेता हूँ। एक बार पब्लिक में से 3-4 सवाल ले लेते हैं, उनकी बारी बारी से जो आदमी हो जवाब दें। कोई और? कमल जी। हेलो, मेरा नाम कमल शर्मा है और मैं बैठे हुए मंच पर आसीन सभी सम्मानित व्यक्तियों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब तक कोई बहुत प्रसिद्ध और फेमस व्यक्ति लाइक सेलिब्रिटी इस दहेज विरोधी कानून या जो महिलाओं के फेवर में है, जब तक वो उसका शिकार नहीं बनेगा, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस नहीं शुरू हो सकती। तो मुझे लगता है कि आम आदमी जो फंस रहे हैं उस पर भी क्या हम बहस नहीं शुरू कर सकते? मेरा सवाल जूरी मेंबर्स के सारे लोगों से है कि मैम, स्त्री और पुरुष जब समाज के दो पहिए हैं जिस पर ये समाज चलता है, तो मेरा ये पूछना है कि जब दोनों पहिए बराबर हैं तो किसी को भी किसी तरह का आरक्षण या लाभ देने का ये जो भी समाज में हमारे चला आ रहा है कि नारी अबला है, तो ये गलत है। नारी पुरुष से कम नहीं है तो उनको किसी तरह का अलग से कोई सुविधा मिलना भी सही नहीं है। दूसरा सवाल, हमारे भारत में नारी के प्रति जो अपराध है उसकी बहुत व्याख्या होती है, तो बहुत वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आईपीसी सेक्शन में जो रेप की परिभाषा है, व्हाई दैट कैन नॉट बी मेड जेंडर न्यूट्रलिटी, स्पेशली सेक्शन 375 क्लॉज 4 which says only men are guilty in such sort of situation. Thank you. आपका बहुत अहम सवाल है। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। कोई भी नारी विरोध नहीं चाहता। मैंने खुद बोला, निर्भया केस में कोर्ट जाके अपने एफर्ट से हम लोगों ने लड़ाई करी कि नारी को इंसाफ मिलेगा, पर सामान्य राइट्स किसी का विरोध नहीं है। सामान्य राइट्स पुरुष और महिला दोनों को मिलने चाहिए। और जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो ये रेप लॉज हैं, एक तो रेप की परिभाषा बहुत वाइड कर दी गई है। अब क्या है, थप्पड़ मारना और मर्डर करना दो अलग अलग होते हैं। बॉडी का असॉल्ट है, थप्पड़ मारने पे बेल होती है, चाकू मारने पे ग्रीवियस हर्ट होता है, मौत करने, जान से मारने पे 302 होता है। अब रेप की परिभाषा इतनी वाइड कर दी गई है कि हर चीज ही उसके अंदर आपने कवर कर दी है, तो वो वैसे ही लीगली
क्योंकि एक आंदोलन चला हुआ था, उसमें आपने जो लॉ को बैलेंस्ड बनाना होता है, आपने वो बैलेंस्ड लॉ नहीं किया हुआ, शायद इसीलिए उसका मिसयूज हो रहा है। और मिसयूज का सबसे बड़ा नुकसान अंत में महिलाओं को ही होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद फिर कोर्ट्स जब देखते हैं कि कंसेंशुअल अफेयर था, ये भी रेप बन गया, ये भी बन गया, तो वो जो ऑफेंसेस हैं उनको सीरियसली लेना, जिन केसेस में सीरियसली लेना चाहिए उनमें भी एक नेचुरल बात है, आपके सामने 10 झूठे मुकदमे आएंगे तो 2 सच्चे आएंगे, आपको वो भी शायद थोड़े डाउटफुल लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें महिलाओं का भी नुकसान है। तो इसलिए अगर आपको कानून को रिस्पेक्ट करना है और इन्फोर्स करना है तो सामान्य कानून बनाइए, तभी वो इन्फोर्स हो सकता है। अंत में एक ही बात है, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। वन साइडेड आपकी जो भी मंशा हो, बट अगर बहुत ज्यादा वन साइडेड होगा तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। भंडारी जी, आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से आसाराम बापू के भी लॉयर हैं। मैं एक नॉर्मल जिज्ञासा है मेरी, एक नॉर्मल जिज्ञासा है कि उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही? सबको मिल जाती है। बाबूलाल नागर जी थे, कांग्रेस में मंत्री थे राजस्थान के अंदर, वो बरी भी हो गए, इनको नहीं मिलती। तो ऐसा क्या है? ऐसे मतलब क्या ऐसा कौन सा एक्ट है जो उनके बीच में लगा हुआ है? मैं इस केस में बापूजी के अरेस्ट होने से पहले इंदौर में भी मैं था, जब पुलिस उनको राजस्थान से अरेस्ट करने आई थी। इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये आ गई हैं कि जब उनका जो कार्य था, धर्म परिवर्तन ना हो, कुछ हिंदुज्म का वो स्प्रेड करते थे ट्राइबल एरियाज में जहां पे मिशनरी वर्क भी बहुत है, तो उनके अगेंस्ट एक तरफ तो जो गुट है वो भी बहुत तकड़ा है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा, ये लॉज बहुत ज्यादा वन साइडेड है। उनके केस में तो लॉ भी अलग है, वो पॉस्को है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। सो इन केसेस के अंदर अब वैसे ही ऑन गोइंग हो चल रहा है, तो इस केस में अब तो मेरे ख्याल से जल्दी ही फैसला ट्रायल कोर्ट का भी खत्म हो जाएगा। 7-8 डिफेंस विटनेस बचे हैं और मेरे ख्याल से फैसला ठीक ही आएगा। पर जो उनके केस एक हाईलाइटेड केस है, जहां पे मीडिया ट्रायल जिस केस में हाईलाइट हो जाए, उस केस में दुर्भाग्यपूर्ण है, पर लॉ का रोल वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्मल केस में आप लॉ पे ज्यादा असर पड़ता है। जो मीडिया ट्रायल वाले केस हैं उसमें जब मीडिया पीछे पड़ जाती है। अब इस केस को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, समय की कमी है। मैं मात्र 5-10 मिनट और लूंगा, मैं बस मात्र 5-10 मिनट और लूंगा, मैं मात्र 5-10 मिनट और लूंगा, समय की कमी है। हमारा जो प्रोग्राम लाइव जा रहा था उसकी एंडिंग हो रही है, मात्र 10 मिनट दीजिए। बाबा जी प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, मुझे 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट के अंदर कार्यक्रम को कंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आप सब लोग मैथिली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए। नहीं दे सकता हूं प्लीज, क्योंकि हमारे ऑडियंस चले जाएंगे तो फिर हम इतने सारे जो कलाकार हैं, जरा आप इस चीज की भी ये कीजिए। हम भी डिबेट करते हैं, मैं भी न्यूज एंकर हूं, तो अपने कम से कम इस गरिमा को 5 मिनट के अंदर हम लोग 5-7 मिनट के अंदर कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे आए हुए सारे गणमान्य व्यक्तियों को, थैंक यू। चलिए, पब्लिक की डिमांड शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनने में ज्यादा है। चलिए, और माफ करिए, मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगी। एंड और ये बात में जितने भी यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उन और उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों ने कानून के बारे में, मैं भी वकील हूं और मेरे छोटे भाई मिस्टर भंडारी भी वकील हैं। सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए, और ये वो मंच नहीं आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, परंतु एक अपनी तरफ से अब सबको एक ज्ञान देना चाहती हूं, और वो सिर्फ ये है कि हमारे देश के कानून कुछ हद तक बहुत एक तरफा है। और एक पर्टिकुलर कानून जिसके बारे में अभी ईश्वरन ने भी मेंशन किया था, जो आसाराम बापू के ऊपर भी लग रखा है, वो है पॉक्सो कानून। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस कानून के बारे में सुना भी होगा। पॉक्सो का कानून, बहुत खुशी की बात है कुछ लोग जानते हैं, पर मेरे ख्याल से 90% लोगों ने उस कानून के बारे में नहीं सुना है। जितने भी हमारे देश के कानून है, हमारे जो देश का जो संविधान है, उसका जो एक बेसिक फाउंडेशन वो ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, यानी कि जब तक मेरा कसूर जो है वो साबित नहीं हो जाता, मुझे बेकसूर समझा जाता है। परंतु ये जो नया कानून है, ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि सिर्फ एक पुरुष ही गलत नहीं होता, एक पुरुष ही बलात्कार नहीं करता, महिलाएं भी बलात्कार कर सकती हैं। ये इस कानून के अंदर आया है।
तो इस बात को शायद इस बात से हर पुरुष और हर महिला को इस कानून से डर के और बच के रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम, चूंकि आप बहुत प्रखरता के साथ अपनी आवाज। एक सेकंड बस, एक छोटा आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो डेटा अभी हम लोग शेयर कर रहे थे, 48,000 महिलाएं जेल में गई थी 498 के लिए, इतनी कभी अंग्रेजों के जमाने में नहीं गई थी। तो ये कहाँ का वुमेन एम्पावरमेंट है। और दूसरी बात ये कहूंगी, मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बता रही थी अभी मैडम कि वो करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन इस टाइम तो ये है कि जो इतने 1 लाख पुरुष मर रहे हैं तो बेटा बचाने की जरूरत है। बेटियां तो बची हुई हैं, सारी बेटियां बची हुई हैं, और अगर बेटों को नहीं बचाएंगे तो उन बेटियों से शादी कौन करेगा, ये भी देखना है। संस्कृति की बात कर रहे थे हम, उसके बारे में भी सोचना है कि हमारी फैमिली वैल्यूज कैसे इनकलकेट करें इन बेटियों में कि फर्जी मुकदमे ना दायर करें, और हम बेटियों को भी एजुकेट करें और बेटों को भी एजुकेट करें। मैम प्लीज कंक्लूड करें देखिए, प्लीज। एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ शेयर करना चाहूंगी। यहाँ बहस का मुद्दा था संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण, और अनफॉर्चुनेटली जो बहस गई है वो बड़े डिफरेंट मुद्दे को ले गई। ऐसे लगा जैसे हम किसी वकालत को देख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक महिला ने ऊपर आकर जो कहा कि इसे नारी विरोधी बना दिया गया है, और मेरा भी वही ओपिनियन है। ये मेरी दुर्भाग्य है कि मैं वहां बैठी रही हूं शांति से और अपने पक्ष को नहीं आप लोगों के सामने समक्ष डाल पाई। और मेरी ऑर्गेनाइजर से एक सिर्फ छोटा सा एडवाइस है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऑर्गेनाइज करें, 2 अलग अलग पैनल डिस्कशंस के टॉपिक्स को मर्ज नहीं किया जाए, क्योंकि हमें बुलाया गया शिक्षण संस्थाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए और उस मुद्दे पर बहस नहीं कर पाए हम लोग। डेफिनेटली सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कितनी जरूरत है, हमें यहां बैठे हुए लड़कों को देखकर लगता है कि कितनी जरूरत है। जहां नारी मुद्दे की बात आई उनके अगेंस्ट वहां तालियां बजाई जा रही हैं। यहां हमें जरूरत है सभ्यता सिखाने की अपने पुरुष वर्ग को, यहां हमें जरूरत है अपने पुरुष वर्ग को बेसिक संस्कृति सिखाने की कि कैसे आप रिएक्ट करते हैं बैठे हुए ऑडियंस में, और जब बात नारी विरोधी होती है इतने ऊंचे नारे लगाए जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर्स को इस बहस को अलग समय देना चाहिए था, तो हम अपने मुद्दों को ले आते। परंतु डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।